हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस सीट। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इस वीडियो में आज हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर करेंगे, जितनी भी स्टार्टिंग में थ्योरी है उसके बारे में सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। देन हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप की फीचर्स क्या है, क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या क्या राइट्स होते हैं पार्टनरशिप के, एलएलपी किसे कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम सीखेंगे कि पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं। तो इस वीडियो के ये सारे टॉपिक्स हैं जो अभी हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। तो गाइस, ये आपकी डेफिनेशन है पार्टनरशिप की। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग ये आपकी पूरी पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये आपकी पूरी डेफिनेशन है, काफी सिंपल डेफिनेशन है। इसको हमें सिर्फ डिवाइड करके समझना है। तो स्टार्टिंग से वापस देखिए, सबसे पहली चीज लिखी हुई थी कि पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन पर्संस। यानी अगर आपको पार्टनरशिप को फॉर्म करना है तो आपको कम से कम 2 लोग या उससे ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो पहली चीज तो हो गई कि पार्टनरशिप रिलेशन है बिटवीन पर्संस के। आगे, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट को बांटने के लिए एग्री कर चुके हैं, यानी जो भी बिजनेस वो करने वाले हैं उसके प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे। ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और उस बिजनेस को या तो सारे पार्टनर्स मिलकर चलाएंगे या उनमें से कोई एक पर्सन चलाएगा सभी की तरफ से। तो अगर आप इस सबको जोड़ेंगे तो ये आपकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन बनती है। एक बार वापस देखिए, डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्संस का, यानी आपको कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी पार्टनरशिप को बनाने के लिए। आगे लिखा है हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट को बांटने के लिए मंजूरी कर चुके हैं, यानी जो भी बिजनेस वो करने वाले हैं उसके प्रॉफिट को वो शेयर करेंगे। फिर आगे लिखा है कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सब मिलके चलाएंगे या फिर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई एक मिलके चलाएगा सबकी तरफ से। तो अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आपकी डेफिनेशन होती है पार्टनरशिप। आपको याद रखना है कि आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, जिसके सेक्शन 4 के अंदर पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है। तो काफी सिंपल डेफिनेशन है जो आपको अच्छे से याद रखनी है। तो इस तरह आपकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन तो कंप्लीट होती है ना। पार्टनरशिप की डेफिनेशन को याद करके आप पार्टनरशिप की फीचर भी याद रख सकते हो। काफी सिंपल है, आपने देखा होगा मैंने कुछ पॉइंट हाईलाइट्स कर रखे हैं, तो इसलिए कर रखे हैं क्योंकि यही आपके पार्टनरशिप के फीचर्स है। पार्टनरशिप के अंदर पर्संस होना जरूरी है, यानी कम से कम 2 लोग चाहिए या उससे ज्यादा लोग चाहिए। फिर पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर करना है, तो आपका 4th पॉइंट आ गया प्रॉफिट शेयरिंग। कोई बिजनेस होना चाहिए, उसके लिए 3rd पॉइंट आ गया एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। तो 3 पॉइंट तो आपके डेफिनेशन से आ गए। उसके अलावा एक और फीचर है विच इज एग्रीमेंट। ये पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट का होना भी जरूरी है। तो ये आपके फीचर्स हैं। अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन आपकी काफी सिंपल थी, वो यही कंप्लीट होती है। तो हम डिस्कस करते हैं कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या है, इनको डिटेल में समझते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ हम डिस्कस करते हैं कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या है। तो पार्टनरशिप के फीचर टोटल मैंने 4 लिखे हैं ताकि आप उसको समझ लें और उतने आपके लिए काफी हो। सबसे पहला फीचर जो पार्टनरशिप का है वो है 2 और मोर पर्संस, यानी अगर आपको पार्टनरशिप को फॉर्म करना है तो कम से कम आपको 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी या उससे ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। तो पहला फीचर काफी सिंपल है कि अगर आपको पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है तो उसमें कम से कम 2 लोग या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि पार्टनरशिप फॉर्म करने वाले जो 2 लोग होंगे या उनसे कोई ज्यादा लोग होंगे तो सभी के सभी कॉम्पिटेंट होने चाहिए, यानी उन सभी में क्षमता होनी चाहिए पार्टनरशिप को करने की। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग अगर आपके पार्टनर्स के अंदर कोई माइनर है, या फिर वो पार्टनर आपका अनसाउंड माइंड का है, या फिर वो पार्टनर आपका डिस्क्वालिफाइड है बाय द एनी लॉ, तो इस सिचुएशन के अंदर उसे हम पार्टनर नहीं बना सकते। आपको अच्छे से याद रखना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर्स में से कोई भी पार्टनर माइनर नहीं होना चाहिए। साथ ही ना ही वो पार्टनर आपका अनसाउंड माइंड का होना चाहिए, यानी उसकी दिमागी हालत किसी भी तरीके से खराब नहीं होनी चाहिए, वो एक हेल्दी पर्सन होना चाहिए। और 3rd चीज है कि वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड ना हो बाय एनी लॉ, यानी कानून ने ही अगर उसे मना कर रखा है किसी भी पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए तो आप उस पर्सन को भी पार्टनरशिप में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये 3 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रखा है कि आप आपके पार्टनर में से आप किसी भी माइनर को, अनसाउंड माइंड पर्सन को
या फिर पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ उसे इंक्लूड नहीं कर सकते। तो आपको पहली चीज याद रखनी है। तो आपका पहला फीचर हो गया 2 और मोर पर्सन। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है और मैक्सिमम जो पर्सन होते हैं पार्टनर्स में वो आपके 50 होते हैं। ये 50 जो नंबर है इसे पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। ये आपके 50% कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बताया गया है। पार्टनरशिप एक्ट में कहीं भी लिखा हुआ कि मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए, पर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये लिखा गया है कि आपके मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। इसे आप इस तरह भी कह सकते हैं कि कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के अंदर ये डिफाइन किया गया है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं वो आपके 50 होते हैं। तो पहला फीचर तो आपका ये हो गया कि पार्टनरशिप के अंदर कम से कम 2 लोग या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए। इसके बाद सेकंड फीचर आता है आपका एग्रीमेंट, कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है ताकि आगे जाकर के हमें दिक्कतें ना आए। ये एग्रीमेंट आपका ओरल और राइटिंग दोनों में हो सकता है, यानी अगर आपने आपस में बातचीत कर ली तो वो भी आपका एग्रीमेंट कहलाएगा, या फिर उससे आप राइटिंग में भी लिख सकते हैं, पेपर में हमने सारी डिटेल लिख दी और उससे भी हम एग्रीमेंट कह सकते हैं। बेटर यही होता है कि आप हमेशा एग्रीमेंट को राइटिंग में लिखें ताकि आगे जाकर के कोई भी दिक्कत ना आए। तो आपका सेकंड फीचर हो गया एग्रीमेंट। इसके बाद थर्ड फीचर आता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का एग्जिस्ट होना जरूरी है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर आप कोई भी पार्ट बेचते हैं, जैसे आप मान लेते हैं आपके कोई 2 दोस्त हैं, उन दोनों दोस्तों ने मिल करके कोई चीज खरीदी और उसको प्रॉफिट में बेच दिया, तो उस जगह हम उसे पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक सिंगल प्रॉपर्टी को बेच करके प्रॉफिट अर्न किया है। उनका काम फोन बेचना या किसी भी ऐसी चीज को बेचना नहीं है, तो उसे हम बिजनेस नहीं कह सकते। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर आपको पार्टनरशिप कहना है तो उसका बिजनेस होना जरूरी है, यानी जो भी आप काम कर रहे हो उससे आप आगे जाके भी करने वाले हो, वो आपका डेली बेसिस पे काम होना चाहिए, तभी उसे हम पार्टनरशिप के अंदर लेंगे। किसी एक प्रॉपर्टी का अगर आप ओनर हैं और उसे बेच करके आप प्रॉफिट कमाते हैं तो उसे पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। पार्टनरशिप कहने के लिए बिजनेस का एग्जिस्ट होना काफी ज्यादा जरूरी है। उनका डेली मर्जा का काम होना चाहिए, डेली बेसिस पे उसे उस काम को करना पड़े, तभी हम उसे पार्टनरशिप कहेंगे। और आपका लास्ट फीचर है प्रॉफिट शेयरिंग, यानी पार्टनर के बीच में जो भी रेशो डिसाइड हुआ है उसके अकॉर्डिंग उससे प्रॉफिट को बांटना पड़े, तो ही उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप। तो यहाँ पे टोटल 4 फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला फीचर है कि आपके 2 लोग या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए। दूसरा है पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है, बिजनेस का एग्जिस्ट होना जरूरी है, और लास्ट है प्रॉफिट शेयरिंग, यानी प्रॉफिट को एग्रीड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना भी जरूरी है। अगर ये चारों फीचर्स आपके होते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कह सकते हैं। तो ये आपके 4 फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इस तरह आपके फीचर्स कंप्लीट होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि पार्टनर्स की क्या क्या राइट्स होते हैं और क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, कि कौन कौन से उनको राइट्स मिलते हैं और कौन कौन से काम, कौन कौन सी ड्यूटीज उन्हें परफॉर्म करनी होती है। तो डिस्कस करते हैं। तो गाइस नाउ हम डिस्कस करते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स के कौन कौन से राइट्स होते हैं और कौन कौन सी ड्यूटीज होती हैं। सबसे पहले अगर हम राइट्स की बात करें तो टोटल यहाँ पर मैंने 4 राइट्स के बारे में एक्सप्लेन किया है कि हर पार्टनर को राइट्स मिलता है, जिसमें सबसे पहला राइट है टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि बिजनेस में जो भी काम हो रहा है उसके अंदर वो पूरा भाग ले सकता है, साथ में काम कर सकता है, इसलिए इसे लिखा गया है टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, कि एवरी पार्टनर हैव राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। हर पार्टनर मैनेजमेंट में पार्ट ले सकता है जो भी बिजनेस के अंदर हो रहा है। तो पहला राइट तो काफी ज्यादा सिंपल हो गया। सेकंड है इंस्पेक्ट द बुक्स, यानी हर पार्टनर के पास राइट है कि जो भी अकाउंट्स आपकी बुक्स मेंटेन हो रही हैं उसे वो चेक कर सके, साथ ही अगर उसकी कॉपी भी वो रखना चाहे तो वो भी वो रख सकता है। तो पार्टनर के पास सेकंड राइट हो गया कि जो भी पार्टनरशिप के अंदर बुक्स मेंटेन हो रही है उसे वो चेक कर सकता है और चाहे तो उनकी कॉपी भी अपने पास रख सकता है। देन आपका थर्ड राइट है शेयर प्रॉफिट और लॉसेस इन एग्रीड रेशो। काफी सिंपल मतलब है इसका कि हर पार्टनर को राइट है कि जो भी बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या जो भी लॉसेस हो रहे हैं उसे एग्रीड रेशो में आपस में बांटना है। अगर 3 पार्टनर हैं तो जो भी रेशो डिसाइड हुआ है उस रेशो में तीनों पार्टनर प्रॉफिट को भी बांटेंगे और लॉसेस को भी बांटेंगे। ये राइट भी हर पार्टनर को मिलता है। और आपका फोर्थ राइट है नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी अगर एक पार्टनर चाहे तो वो मना कर सकता है कि पार्टनरशिप के अंदर किसी और पर्सन को ऐड नहीं करना, उसे हम कहते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर ये सोच लेते हैं कि कोई भी न्यू पार्टनर का एडमिशन उसे नहीं करना है, कि कोई भी नया पार्टनर बिजनेस के अंदर नहीं है, पार्टनरशिप के अंदर नहीं है, तो वो मना कर सकते हैं, ये उनके पास पूरा राइट है। तो ऐसे टोटल आपके पास 4 राइट हो गए, काफी सिंपल राइट्स हैं। सबसे पहला था मैनेजमेंट में पार्ट लेना, सेकंड था बुक्स को चेक करना, इंस्पेक्ट करना, थर्ड है आपका प्रॉफिट और लॉसेस को एग्रीड रेशो में शेयर करना,
और फोर्थ है आपका कि अगर कोई न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो उससे वो मना कर सकता है। तो ऐसे करके आपके पास टोटल 4 राइट्स हो चुके हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या हैं। तो ड्यूटीज को हम ऑब्लिगेशंस भी कह सकते हैं, यानी कौन कौन सी चीजें उन्हें परफॉर्म करनी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला ड्यूटी है डिवोट टाइम एंड अटेंशन टू द बिजनेस। इसका मतलब ये है कि बिजनेस के अंदर उन्हें पूरी ईमानदारी से काम करना है, अपना पूरा टाइम एंगेज करना है, पूरी अटेंशन देनी है, जो भी बिजनेस के अंदर काम हो रहा है उसमें पूरी तरह पार्ट लेना है। ये उनकी सबसे पहली ड्यूटी है। तो काफी सिंपल पॉइंट हो गया कि एक पार्टनर को अपना पूरा टाइम पूरा अटेंशन अपने बिजनेस के अंदर देना है, पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है। देन सेकंड पॉइंट आता है नॉट टू एंगेज इन कंपटीशन, यानी अगर एक पार्टनर पार्टनरशिप से चाहता है, उसे छोड़ देता है, कोई और काम कर रहा होता है, तो उसे ये ऑब्लिगेशन है, ये ड्यूटी है कि वो उसके अगेंस्ट, यानी जो आपके पुराने पार्टनर्स है उनके अगेंस्ट कोई बिजनेस ना करे, सेम बिजनेस में ना आए, बेसिकली ये मतलब है इसका। इसलिए लिखा हुआ है नॉट टू एंगेज इन कंपटीशन अगेंस्ट द फर्म। ये फर्म के अगेंस्ट में फर्म को छोड़ने के बाद खुद ही सेम काम खोल करके कंपटीशन में ना उतर जाए, ये भी उसकी ड्यूटी है। और आपके पास थर्ड ड्यूटी है यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म ओनली फॉर द फर्म, यानी फर्म की जो भी एसेट्स हैं, जो भी प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ फर्म के काम के यूज में ही लेनी है, उसे आप पर्सनल काम के यूज में नहीं ले सकते। कि अगर ऐसे ही आपके फर्म के अंदर कोई कार है तो उस कार का यूज आप सिर्फ फर्म के काम के लिए ही करोगे, उसे घूमने के पर्पस में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका पर्सनल वर्क हो जाएगा। तो ऐसे टोटल आपके पास 3 ड्यूटीज हैं, और भी ड्यूटीज हैं जो आप बुक्स में पढ़ सकते हैं, पर मुझे 3 ही काफी सही लगे। ये 3 याद करना काफी है आपके लिए। पहला है पूरा टाइम और अटेंशन देना है बिजनेस को, दूसरा है फर्म के अगेंस्ट कंपटीशन में एंगेज नहीं होना, और थर्ड है फर्म की प्रॉपर्टी को सिर्फ फर्म के काम के यूज में लेना है, दूसरे काम के यूज में नहीं लेना। इस तरह आपके पास टोटल 4 राइट्स हैं और 3 ड्यूटीज हैं, और ड्यूटीज को हम ऑब्लिगेशंस भी कह सकते हैं, यानी जिम्मेदारियां हैं जो पार्टनर्स को परफॉर्म करनी है। इस तरह आपके राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों कंप्लीट होते हैं। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एलएलपी किसे कहते हैं, जिसका मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नाउ गाइस हम डिस्कस करते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो शॉर्ट में हम एलएलपी कहते हैं, उसका क्या मतलब है। इसकी डेफिनेशन काफी सिंपल है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर आपकी पार्टनरशिप का फॉर्म और रजिस्ट्रेशन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर होता है तो उसी को हम कहेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यही इसकी डेफिनेशन है कि अगर आपने अपनी पार्टनरशिप को पूरी तरह बनाया है, पूरी तरह स्टार्ट जो किया है, वो सारा का सारा काम इस एक्ट के अकॉर्डिंग किया है, जिसमें लिखा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, तो उसी को हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अभी किस तरह आपकी नॉर्मल पार्टनरशिप से डिफरेंट है, उसके लिए आपको ये 4 पॉइंट याद होने चाहिए। ये आपके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के नेचर है, जो डिफाइन करता है कि किस तरह आपकी नॉर्मल पार्टनरशिप जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो डिफरेंट है आपके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है फॉर्म एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर एलएलपी एक्ट 2008। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी पार्टनरशिप का जो फॉर्म और रजिस्ट्रेशन है इस एक्ट के अंदर हो रहा है, यानी अगर वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती है, तो उससे हम कहेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि अगर आप पार्टनरशिप को स्टार्ट इसके अंदर करते आ रहे हैं, इस एक्ट का यूज करके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वो आपकी एलएलपी हो जाएगी। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। सेकंड पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं और जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है, वो दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं। ये दोनों के दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, जो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपकी फर्म अलग है, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो उसे हम कहेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। देन आपका थर्ड पॉइंट आता है चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस, राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ द एलएलपी। इसका मतलब ये है कि अगर एलएलपी के अंदर कोई पार्टनर छोड़ देता है या किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, तो उससे आपकी एलएलपी की जो फर्म है, जो आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसके एग्जिस्टेंस, राइट्स और लायबिलिटीज पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेकंड पॉइंट में हमने पहले ही पढ़ लिया कि आपके जो एलएलपी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी पार्टनर्स अलग है और फर्म अलग है। तो अगर पार्टनर्स चले जाते हैं, किसी का एडमिशन होता है या कुछ भी होता है पार्टनर्स के बीच में, तो उससे आपके एलएलपी फर्म पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही उसके एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा, ना ही कोई राइट्स पे फर्क पड़ेगा और ना ही कोई लायबिलिटीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि आपकी पार्टनरशिप जो है वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और आपका लास्ट फोर्थ पॉइंट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू अ एलएलपी। इसका मतलब ये है कि जो आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के
रूल्स हैं, लॉज हैं, जो भी प्रोसीजर है, वो कभी भी एलएलपी पे अप्लाई नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। एलएलपी के लिए सारे रूल्स इस एक्ट के अंदर है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ना कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसलिए 4th पॉइंट में लिखा हुआ है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू अ एलएलपी, यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, वो आपके एलएलपी पे अप्लाई नहीं होते हैं। तो ये आपको 4 पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं, जो डिफाइन करते हैं कि किस तरह लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आपकी डिफरेंट है उस पार्टनरशिप से जो इसमें रजिस्ट्रेशन होता है, यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से किस तरह वो अलग है। इस तरह आपका एलएलपी भी कंप्लीट होता है। काफी बेसिक है, सिर्फ इतना ही याद रखना है। इतना ज्यादा मार्क्स इसके आएंगे नहीं, मतलब उसका रोल काफी कम है एग्जाम पे, पर फिर भी आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरह आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो शॉर्ट में हम एलएलपी कहते हैं, वो भी कंप्लीट होता है। नाउ गाइस हम डिस्कस करते हैं कि पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम होता है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी जाती है, जिसे आप एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, कि पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इससे आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सभी पार्टनर्स के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लिखा जाता है, यानी बिजनेस में जो भी चीजें वो करने वाले हैं वो सभी एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी जाती है, जिसके अंदर कुछ एग्जांपल ये हैं कि सारी चीजें पार्टनर्स के बारे में लिखी जाएगी, क्या नाम है, क्या एड्रेस है। सारी चीजें फर्म के बारे में लिखी जाएगी, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस। इस तरह कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब पार्टनरशिप को स्टार्ट किया उस डेट के बारे में लिखा जाएगा, कौन कौन कितनी कैपिटल लेके आएगा उसके बारे में लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट क्या होगी उसके बारे में लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट क्या होगी, सैलरी क्या होगी, कौन कितनी ड्राइंग कर सकता है, कौन से आपको मेथड्स को फॉलो करके पार्टनरशिप में रिकॉर्ड्स रखने हैं, ऑडिटिंग किस तरह होगी। ये सभी डिटेल्स जब एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी जाती है, सभी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लिखा जाता है, उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सभी पार्टनर्स के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लिखा जाता है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 चीजें लिखी हैं, पर अगर आप बुक में देखेंगे तो ऐसे टोटल 20 चीजें हैं जो इस डॉक्यूमेंट में लिखी जाती हैं, जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड, जिसका दूसरा नाम है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखना है, आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकता है। इस तरह आपका पार्टनरशिप डीड भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट ना हो, वो पार्टनरशिप डीड को नहीं बनाए, तो उस केस में कौन कौन से रूल्स फॉलो होंगे। तो आपको याद रखना है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड टोटल 5 रूल्स फॉलो होते हैं, जिसमें फर्स्ट रूल है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड रूल है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, थर्ड रूल है नो सैलरी नो कमीशन, फोर्थ रूल है इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड फिफ्थ रूल है इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। ये टोटल 5 रूल है जो फॉलो किए जाते हैं अगर आपने पार्टनरशिप डीड को नहीं बनाया है, यानी अगर किसी भी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इन 5 रूल्स को फॉलो किया जाता है, जो आपको याद रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये सभी रूल्स आपके आने वाले हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है। इस तरह आपका पार्टनरशिप डीड भी कंप्लीट होता है। काफी सिंपल मीनिंग है, आई होप आपको ये आ गया। इस तरह आपके इस वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होते हैं। तो गाइस इस तरह इस वीडियो के सभी टॉपिक कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने सीखा कि पार्टनरशिप के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, उसके बाद पार्टनर्स के कौन कौन से राइट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया, एलएलपी किसे कहते हैं उसके बारे में डिस्कस किया, और लास्ट में हमने सीखा कि पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं। तो आई होप आपको ये सभी टॉपिक समझ आ गए होंगे, पर फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में केवल। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है और किस तरह पार्टनर कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। ये दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस ईट and click on the bell icon for daily updates. Thank you.